यस यस माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार, डीएलएड फोर्थ सेम का आज मैं आपको पार्ट नंबर 18 बताऊंगा। और ये आज आपका पार्ट है आपकी मातृभाषा हिंदी की आपकी संपन्नता से, कि मतलब आपकी जो मातृभाषा है वह कितनी ज़्यादा संपन्न है, उसमें कितना विकास है, कितना उसकी शब्द शैली है, कितना भाव विन्यास है, कितना उसका विकसित रूप है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो आती है कि आपकी जो हिंदी है, सबसे बड़ी बात ये पहला पॉइंट इसमें दिया है वैज्ञानिक लिपि। तो ये क्या है, किसी भी भाषा के आपके दो रूप होते हैं और वो दो रूप हम आपको बार बार बताए हैं कि पहला होता है जो हम बोलते हैं और दूसरा होता है जो कि हम लिखते हैं। मौखिक भाषा की अंतिम जो इकाई होती है वह आपको होती है ध्वनि, यानी कि आवाज़ होती है। और ध्वनियों का संबंध देश और जो टाइम रहा हो वहाँ से होता है। और विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ विशिष्ट अपनी आवाज़ें होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं। और हिंदी की भी अपनी ही बहुत सारी साउंड्स हैं, आपकी आवाज़ें हैं। और ध्वनियों की दृष्टि से कोई भी भाषा न तो विकसित कही जा सकती है, ना बड़ी कही जा सकती है, और न ही दरिद्र कही जा सकती है। अच्छा, अगर हम आपकी लिखित भाषा की बात करें तो वहाँ की जो अंतिम जो होती है इकाई वह आपकी होती है वर्ण, है ना। और प्रत्येक ध्वनि का आपका जो भी आपका लिखित रूप है वह हम वर्णों के माध्यम से, या फिर जो भी हमारे विराम चिन्ह वगैरह जो कुछ भी व्याकरण में दिया गया है, या जो भी हमारे वर्ण हैं, हम उनको वर्णों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और जितने भी वर्णों का जो समूह होता है हम उसको वर्णमाला भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम इन वर्णों को हम कॉपी पर आपका कहना सीखते हैं, हम उसे पेंसिल से आपका लिखना सीखते हैं, तो वह जो कुछ भी हम पेन पेंसिल से अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं वह सब कुछ आपकी बर्तनी या फिर आपकी लिपि कही जाती है। तो विश्व में जो सबसे प्रसिद्ध आपकी लिपियां हैं में आपकी रोमन है, फारसी है, और अपनी मातृभाषा हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वह है। किसी भी लिपि की वैज्ञानिकता को जांचने के लिए क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ बातें देखनी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर लें तो यह भी देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वर्णों के विभिन्न अंगों का जो अनुपात और कहा जाएगा कि वर्णों का जो अनुपात है, और साथ ही हम ये भी देखना है कि वह जो हमने जो लकीरें जो खींची हैं वह कितनी मोटी हैं और कितनी व्यवस्थित हैं। जो हम कॉपी पर कह रहे हैं, लिख रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं और वही हम बोल रहे हैं। यानी कि एक चिन्ह से एक ही ध्वनि का बोध होता है या कई ध्वनियों का। एक ध्वनि के लिए सदा एक ही चिन्ह होता है या और चिन्ह रहते हैं, तथा जिस भाषा की यह लिपि है वहाँ पर सभी ध्वनियों के प्रतीकों का समावेश है या कि नहीं है, ये भी हमें जानकारी करनी पड़ती है। तो देवनागरी जो आपकी जो लिपि है यह बिल्कुल ये वाली बात पर बिल्कुल सही उतरती है। और इसके लिए उपयुक्त तीनों में से, मतलब रोमन में से, फारसी में से, देवनागरी में से देवनागरी ही सबसे बेहतरीन और बेस्ट लिपि है, क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। और यह भाषा की दृष्टि से देवनागरी में के पास भाषा की और उसके वर्णों की और उसके जो भी आपके होते हैं भाव विन्यास की कोई कमी नहीं है। और यह धीरे धीरे यह विचार बल पकड़ता जा रहा है कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि एक ही भाषा की जरूरत हो, एक ही आपकी लिपि की जरूरत हो, तो देवनागरी को ही
श्रेय देना ही सबसे बेहतर कार्य माना जाएगा। मतलब देवनागरी को ही हमें फिर महत्व देना पड़ेगा अगर पूरे भारत के लिए एक ही मान्य की जाए लिपि तो। और ये वाले संदर्भ में एक आपकी विद्वान हुई आशा रानी गौरा जी, वो ये कहती है कि आचार्य विनोबा भावे ने राष्ट्रीय एकता की सी बात को बहुत आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रभाषा के साथ नागरी जो है कि निवारता पर भी जोर दिया और कहा कि हम सब लोग देवनागरी अगर हिंदुस्तान की सारी भाषाओं के लिए दिखाई पड़े तो हम सब लोग एक दूसरे के बहुत ही पास पहुंच जाएंगे और से हिंदी वाले भी दक्षिण की भाषाएं आसानी से सीख सकेंगे। और ये चारों भाषाएं जो समान होते हुए भी भिन्न भिन्न लिपियों के कारण परस्पर भिन्न भिन्न हैं, तो ये आपस में सह संबंध बना लेंगी। और विनोबा ने यह भी नहीं कहा कि अगर देवनागरी हो तो दूसरी और कोई भी लिपि भारत में नहीं होनी चाहिए। से बहुत से हमारे आपसी जो भी द्वंद्व फंद हैं, जो भी मनमुटाव हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे और हम सब लोग राष्ट्रीयता का जो सूत्रपात्र है हम उस धागे में बंध भी जाएंगे। यह कोई और बात नहीं है। इससे पहले गांधी जी ने भी यही कहा था कि हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया और सर्वमान्य भाषा जो हो सकती है तो वह सिर्फ देवनागरी है। और मुझे विश्वास है कि देवनागरी के माध्यम से लोग सभी भाषाओं को सीख सकेंगे। और विनोबा भावे ने बापूजी की ये वाली बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। और जॉर्ज बर्नार्ड जो शो थे वह भी अंग्रेजी भाषा के लिए बेहतर लिपि से संबंधित आविष्कार के लिए कुछ धनराशि भी वो छोड़कर गए और उस पर किसी एक देवनागरी का भी नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया। लंदन टाइम्स में छपे हुए उस प्रकरण को विनोबा जी ने प्रेरणा ली थी और वैसे ही ये गुण उन्हें नागरी लिपि में ही दिखाई दिए थे। और उन्होंने लोक नागरी नाम से लिपि का एक नमूना भी पेश किया, परंतु सियासत के कारणों से उनके जो प्रयास थे वो कामयाब हुए नहीं। और संपर्क भाषा की लिपि देवनागरी की मांग जोर शोर से भी उठाई गई थी, लेकिन वह फिर बाद में वैसी कर दी गई, दबा दी गई और हम राष्ट्रीय एकता के एक बड़े माध्यम से वंचित हो गए। यदि हम एक ही लिपि के संपर्क के रूप में अपना लें तो हम जल्दी ही सभी दक्षिण भाषाओं को सीख सकेंगे। और दूसरा हमारा जो काम है वह भी सिंपल नहीं होगा, तो हम सभी बहुत ज़्यादा देवनागरी को अपनाते हुए बहुत ही आस आ जाएंगे और आपका जो भी है हमारे देश में भाई और बंधुत्व का एक और दौर चालू होगा। दूसरी हम बात करें, दूसरा पॉइंट आपका है समग्रता की शब्दावली। तो किसी भी भाषा का विकसित रूप है, उसका जो नींव है वह है उसका आपका शब्दकोश, जहाँ पर हम शब्द भंडार भाषा के विकास का एक पर्याय माना जाता है। शब्द ही व्यक्ति के भावों, विचारों और अनुभूतियों के प्रकाशन के लिए प्रतीक का कार्य करते हैं। किसी भी जाति के अनुभव शब्दों के रूप में सेफ रहते हैं और आपके शब्दों का जो इतिहास है वह समाज के ज्ञान विज्ञान की उत्कर्षा पर का इतिहास होता है। जिस भाषा के पास आपके जितने ही कम शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही वीरहीन कही जाती है और निश्चय ही हिंदी पर आक्रमण उसके शब्दकोश को लेकर ही किया जाता है।
जब आपका संविधान बना तो यह भी कहा गया कि हिंदी में पारिभाषिक जो आपके जो वर्ड होते हैं, पारिभाषिक जो आपके शब्दों की बड़ी कमी है, अतः पारिभाषिक शब्द संग्रह के लिए भारत गवर्नमेंट द्वारा एक समिति की स्थापना हुई और वह जो समिति हुई वह 12 वर्ष तक उसने कठोर परिश्रम किया और परिश्रम करके सन 1962 में अपना जो कार्य था वह पूरा किया और ये कार्य को पारिभाषिक शब्द संग्रह नामक एक गवर्नमेंट इसको एक कोश के रूप में देखा जा सकता है। ये महान कार्य की पोल डॉक्टर रामविलास जी ने घर में जो पत्रिका आती है उसमें बहुत ढंग से उसने दिखाई दी है। डॉक्टर विलास आपके रामविलास जी कहते हैं कि शब्द संग्रह तैयार हो गया है। धन, समय और ताकत के अपव्यय के बावजूद यह लाख से ऊपर शब्दों का संग्रह प्रस्तुत है। भारत के 1.5% अंग्रेजी ना बुद्धिजीवी जो पहले अंग्रेजी में सोचते हैं फिर अपने सोचने के फल किसी भारतीय भाषा में प्रकट करते हैं, क्या इस कोश की सहायता से हिंदी में अब बहुमूल्य विचार प्रकट होगा? क्या वो केंद्रीय राजकाज अंग्रेजी के बदले हिंदी में चालू होगा? नहीं। नहीं के विपरीत निश्चित काल के लिए अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पर आपके 2 शोध सार दिए गए हैं। पहला है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दों के अभाव की बात सियासतदानों का झूठा प्रचार है। सरकारी शब्द संग्रह के 99% शब्द हिंदी पुस्तकों और शब्दकोशों में पहले से ही विद्यमान है। मतलब यहाँ पर जो पारिभाषिक जो शब्दकोश जो दिया गया वह पॉलिटिक्स में जो लाया गया वह वहाँ पर क्या था 90% जो शब्द थे वह पहले से ही किसी न किसी पुस्तक या किसी न किसी शब्द संग्रह में संग्रहित थे। सेकंड पॉइंट कहता है कि कोश निर्माण द्वारा हिंदी को वृद्ध करने और उसे राजभाषा पद के योग्य बनाने की सारी प्रक्रियाएं एक प्रशासन की एक चाल थी जिसका उद्देश्य हिंदी भाषियों तथा सभी राष्ट्र प्रेमी भाषियों की आंखों में धूल झोंकना। कि मतलब उसको राजभाषा तो बना दिया लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया। तो यह क्या था कि यह देश प्रेमी और हिंदी भाषा प्रेम करने वालों की आंखों में धूल झोंकना था। वस्तुत है हिंदी में आपके शब्दों की कमी नहीं है लेकिन सभी विषयों पर हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। ज्ञान विज्ञान के अनेकानेक पारिभाषिक शब्दों का विकास भी हो रहा है। या फिर यह भी मान लिया जाए कि ज्ञान विज्ञान के कुछ पारिभाषिक शब्द कठिनाई प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे शासन व्यवस्था में क्या कठिनाई है ये संबंध में भी डॉक्टर विलास शर्मा जी ने एक बात कही है। वह कही है कि ज़्यादा बढ़िया होता कि प्रशासन ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में हिंदी को विकसित करने का काम लेती और वह शासन व्यवस्था न्याय व्यापार आदि उन क्षेत्रों के सभी शब्दों का संग्रह बनाती और जिससे वह आए दिन सबका काम पड़ता। आखिर लोक भाषा के सभी माननीय गण मंत्रीगण अपनी राजनीतिक हैसियत से भौतिकी रसायन या जीव विज्ञान पर तो पुस्तकें कहने वाले नहीं हैं लेकिन हिंदी को केंद्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए देखना यह चाहिए था कि उसमें राजकाज के शब्द हैं या कि नहीं है। और यह सीधा साधा 6 महीने में खत्म होने वाला काम न करके गवर्नमेंट ने 2 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाओं का समय लगा दिया और सभी विषयों के शब्द संग्रह में मतलब जो काम 6 महीने का था वह काम प्रशासन ने 2 पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब 10 वर्षों का समय लगाया 6 महीने के काम। तो यह कहा जा सकता है कि हिंदी की भांति दूसरी भाषाओं के विषय में भी शब्दों की कमी का कोई दिक्कत नहीं है किंतु यह कथन गाड़ी को
घोड़े के सामने लाने वाला कहा जाएगा, क्योंकि देशी भाषाओं का व्यापार का मौका न दीजिए और न दोष लगाइए कि व्यवहार में आने की क्षमता हिंदी में नहीं है। और हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाएं अपनी शब्दावली में मुख्य रूप से देववाणी को ग्रहण करती हैं और देववाणी शब्दों की दृष्टि से भूतपूर्व भंडार है। संस्कृत में एक ही धातु के बहुत सारे शब्द बनाने की ताकत है। यही नहीं, देववाणी से हिंदी में आए अनेक आपके तत्सम शब्दों के पर्याय विश्व की किसी भाषा में मिलते जुलते नहीं हैं। तो यह सभी टाइम में बेस्ट कही जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी को हम इतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रसिद्ध जो शब्दकोश वाले हैं मोनिनियर विलियम्स को अपने संस्कृत अंग्रेजी कोश में एक एक शब्द के लिए अनेक अंग्रेजी के शब्दों को सामने देना पड़ा। और यह वह दृष्टि है जो कहती है कि हिंदी के पास शब्दों की कमी नहीं, हिंदी एक दरिद्र पुअर भाषा नहीं है। अगर कोई दरिद्र भाषा है तो वह है आपकी अंग्रेजी। अंग्रेजी में प्राय एक ही शब्द से केवल एक ही पदार्थ का बोध होता है जिसका वह प्रतीक है, किंतु हिंदी भाषा में एक एक शब्द से न केवल पदार्थ वरना वो पदार्थ के गुण और दोषों का भी भान होता है, जो कि उदाहरण फायर शब्द कहने से उस वस्तु का बोध होता है जो कि जिस चीज में आपकी आग जलती हुई दिखाई पड़ती है, किंतु वने कहने से आग और यज्ञ के धुएं को वहन करने वाली आग का बोध होता है। अंग्रेजी में अर्थ भूमि का द्योतक है, किंतु पृथ्वी शब्द पृथ्वी नामक पदार्थ उसके गुण फैली हुई का भी द्योतक है। वसुंधरा, धरा, क्षमा आदि शब्द पृथ्वी रूपी पदार्थ के ही गुण हैं। वस्तुओं को धारण करने में, सभी को धारण करने में, सहनशीलता के गुणों में ये सभी द्योतक हैं। लोटस शब्द में वह जान नहीं है जो कंज, पंकज, नीरज, सरोज, जलज जैसे बातों में है। अंग्रेजी के वर्ड और हिंदी के पक्षी व्याकरण जो शब्दों में भाव की दृष्टि से विचार किया जाता है। अब आप ही बताइए कि हिंदी बहुमूल्य माणिक को धरने के बावजूद भी अगर पुअर भाषा कही जाती, गरीब कही जाती है, तो यह हिंदी भाषा का दोष नहीं है, यह उन व्यक्तियों का दोष है जो हिंदी के जौहरी बनते हैं, स्वर्णकार बनते हैं, हिंदी को पहचानने की ताकत रखते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि हमारे शब्दों के भाव की बात प्रत्येक प्राय कोश के आकार को देखकर कही जाती है। अंग्रेजी का शब्दकोश भारी भरकम होने के कारण अंग्रेजी को विकसित बना देता है, किंतु हिंदी का शब्दकोश कुछ दुबला पतला होने के कारण लोगों को दिक्कत देने लगता है। और अंग्रेजी के किसी भी शब्दकोश को आप देखिए तो उसमें लगभग 5 लाख शब्द मिल जाएंगे, परंतु हिंदी में शब्दों की संख्या कम है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक शब्द से जितने शब्द बन सकते हैं उन सब का उल्लेख हिंदी के जो कोशों में नहीं किया जाता है। यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग के योग से बन सकने वाले शब्दों की भीड़ लगाकर हिंदी कोशों को हम विशालकाय नहीं बना पाते। मतलब जो प्रत्यय की सहायता से जो हमने शब्द बनाए, उपसर्ग की सहायता से बनाए, संधि की सहायता से बनाए, समास की सहायता से बनाए, वह भी अगर हम अपने शब्दकोशों में शामिल करने लगे तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वह बहुत ही विकसित हो जाएगा और बहुत ही परिमार्जित हो जाएगा। तो वह व्यक्ति जो उपसर्गों और प्रत्यय का प्रयोग करना जानता है, वह जन शब्द का भी मतलब जानता है। वह भली भांति परिजन, प्रतिजन, निजन, निर्जन, सहजन आदि शब्दों का प्रयोग भी करने लगता है। तो कहा जाएगा जब किसी विषय को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जब वह प्रयोग होने लगता है तो शब्दावली का स्वयं ही विकास हो जाता है। और अंग्रेजी में शब्दावली का विकास भी इसी प्रकार से किया गया है। अंग्रेजी जब इंग्लैंड की राजभाषा बनी थी तो उस समय उसके विषय में भी ऐसी ही शंकाएं की गई थी।
परंतु आज अंग्रेजी पूरे 12 देशों में बोली जाती है और आजकल परंतु वह समय पर वह हिंदी से पीछे थी, किंतु ये समय पर वह विश्व की सबसे बड़ी भाषा के रूप में दिखाई पड़ती है और अंग्रेजी व्यवहार में पहले आई, विकसित बाद में बनी और हिंदी के लिए यह सब बातें बिल्कुल विपरीत रही। हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया गया। अच्छा, दूसरा जो है इसमें दूसरी जो बात है इसमें क्या है, आपका सरल वाक्यों को बनाना। तो हिंदी पर तीसरा जो है क्रमण जो है वह उसके वाक्य विन्यास को लेकर किया जाता है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सभी भाषाओं के अपने अपने नियम होते हैं, किंतु हिंदी में क्रिया वाक्य के बाद में आती है और कम क्रिया के पूर्व ये बातें होती हैं, जबकि अंग्रेजी में जो काम है वह क्रिया के बाद आता है। हिंदी में सहायक क्रियाएं मूल क्रियावाचक शब्द के बाद आती हैं, जबकि अंग्रेजी में ये सब पहले आती हैं। और यहाँ हिंदी वाक्य की जो बनावट की जो भाव प्रकृति है वह अंग्रेजी भाषा के वाक्य बनाने की विधि से भिन्न है और यह विषय में कोई शक और संदेह का मौका नहीं है। प्रत्येक भाषा को अपनी भाव के अनुसार अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो हिंदी में क्रिया का वचन कर्ता अथवा कर्म के वचन के अनुसार होता है। अंग्रेजी में भी ऐसा भी होता है और नहीं भी होता है। आई गो, वी गो, दे गो में परिवर्तन नहीं होता, किंतु ही गोज में क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाती है। अंग्रेजी की ये वाली जो बात है वह बात पर किसी व्यक्ति को कोई दोष नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किंतु हिंदी में क्रिया का लिंग भी जब कर्ता या कर्म के आधार पर बदलने लगता है तो मानो आसमान सर पर गिर रहा हो। या कर्म के अंग्रेजी या बंगला आदि भाषाओं में क्रियाओं में लिंग भेद नहीं है, हिंदी में से लिंग भेद की क्रियाओं के लिंग भेद का संस्कृत के किन प्रयोगों से विकास किया है, इन सब का विशद विवेचन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपने हिंदी शब्दानुशासन में किया है। पर सर्गों के प्रयोग में भी कुछ आक्षेप किया जाता है। पर सर्गों के विषय में किसी भी विकासशील भाषा में सबसे पहले निश्चित नियम नहीं बनाए जाते हैं और अंग्रेजी में भी प्रीपोजिशंस के संबंध में निश्चित नियम नहीं है। व्यवहार से ही केवल इनका जो भाव है वह प्रयोग किया जाता है। हिंदी के प्रसर्ग और जो लिंग हैं वह प्रैक्टिस और बोधगम्य के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य है कि आज आपका जो पाठ नंबर जो 18 है, तो कहने का जो तात्पर्य है कि यहाँ पर आज हम आपको यहाँ तक ही बताऊंगा। ये पाठ आपका बहुत ही विस्तृत पाठ है और इसमें 3-4 पेज का ये भी और है। तो यानी कि दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बनाऊंगा, यानी कि 3 वीडियो में मैं ये पाठ को संपूर्ण करूंगा। उसके बाद आपका 90 नंबर पार्ट बचेगा और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक काम करें और इन सभी बातों को देखते रहें, घर पे पढ़ते रहें, मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ अपने सभी विषयों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों। पाठ नंबर 18 आपका हिंदी की समृद्धता का आज पेज नंबर 122 से मैंने आपको बताया था। कल मैं आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताऊंगा, फिर स्वाभाविकता के बारे में, फिर आपकी हिंदी की व्यापकता के बारे में। धन्यवाद आपका बच्चों, बहुत बहुत आभार।